हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी शिमला। जैसे कि आपको पता है, आपका एसीएफ का प्रीलिम्स हो चुका है एंड आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। एंड अब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। उस मेंस की प्रिपरेशन को के लिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट लाए हैं, आपके एग्रीकल्चर ऑप्शनल, एनवायरमेंट ऑप्शनल एंड आपके हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल के लिए, साथ ही साथ आपके जीएस और हिंदी के पेपर के लिए भी। तो उसी रिगार्डिंग आज मैं आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, जो आपका एसीएफ में आया था पेपर। ठीक है, उस एनालिसिस को हम देखेंगे और हम समझेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, कैसा है, किस लेवल का है। स्ट्रेटजीज बनाएंगे हम कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है या कमीशन फोकस कर रहा है, कहाँ से आप किन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा लिवरेज दे सकते हो, है ना, लिबर्टी दे सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स को आपको कम भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चंस भी है इसमें। कंपलसरी का मतलब आपको लगभग सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बट सारा एरिया आप ऐसा कवर कर सकते हैं कि आपको वो क्वेश्चंस आप कंपलसरी में अटेम्प्ट कर सके या आपके पास उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आइडिया हो, है ना। इन डेप्थ की जरूरत भी नहीं होती है कुछ, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप पूरा सिलेबस भी ना कवर करें फिर भी आपका पूरा पेपर अच्छे से जाए। तो हम आज वही देखेंगे कि जो तरीका है पूछने का वो कैसा है ना, और उसी बेसिस पे जो हमने टेस्ट सीरीज लाई है वो कैसे आपको मदद करेगी, कितनी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो देखेंगे हम, है ना। हम उन टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किस लेवल के है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, एंड साथ ही साथ जो आपके पेपर जो आपका चेक हो रहा है ना, इवैल्यूएशन हो रहा है, वो कितना एक्यूरेट हो रहा है, एक एक चीज़ उसमें आपकी चेक की जा रही है। और बच्चों ने अब आपका क्या है, मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट भी कर दिया है ना। तो आपका भी ये टाइम है कि आपको भी वो एज लेना है और आपको भी मॉक टेस्ट लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो आज हम देखते हैं आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन क्या होता है, कंपलसरी होता है ना, और वो फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है। उसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, राइट। तो हमको कैसे कैसे कौन किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने पेपर एनालाइज किया तो मैंने ये स्ट्रेटेजी देखी कि जो पेपर 1 है आपका थोड़ा ज्योग्राफी साथ भी और आपके जीएस के साथ भी थोड़ा सा आप बोलोगे कि ओवरलैप करता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस ओवरलैप आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप पेपर पार्ट 1 जो है पेपर का, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे देखो एट द एंड एसीएफ का जो पेपर है ना आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर, वो एचएस के ही सिलेबस से बिल्कुल मिलता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि एचएस में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, 100 मार्क्स ईच। यहाँ पे डायरेक्ट एक ही पेपर है आपका 200 मार्क्स का। देखो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो पेपर 1 है इसमें 100 मार्क्स का एचएस में, वही आपका पार्ट 1 है एसीएफ में। ठीक है, बोलने का मतलब है पेपर 1 में आपके 8 यूनिट्स है एचएस में, वही 8 यूनिट्स का पार्ट 1 बन जाता है आपका एसीएफ में। ठीक है, जब मैं पेपर 1 बोलूँ या पार्ट 1 बोलूँ तो एसीएफ के वो सेम ही बात बोलूंगा मैं। ठीक है, सेम ही मतलब है उन दोनों का। ठीक है, वैसे ही जो सेकंड पेपर है आपका एचएस का 100 मार्क्स का, उसमें भी 8 यूनिट्स है, वही आपका पार्ट 2 बन जाता है आपके एसीएफ में। सिलेबस बहुत सेम है लगभग सारा। ठीक है, तो वही देखेंगे हम। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकता हूँ तो वो हो गई कि अगर आप पार्ट 1 में और पेपर 1 में ज़्यादा फोकस करें, कोशिश करें कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ, तब आप पार्ट 2 को बहुत स्ट्रेटेजिकली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिकली उसकी तैयारी कर सकते हैं, एंड बहुत कम टॉपिक में भी आप उसको पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। जैसे इसके बाद मैं आपको एचएस की इस ईयर के ऑप्शनल पेपर की, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर की एनालिसिस लाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, और कौन से टॉपिक तो पूछे भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस में हम आज क्या करते हैं, हम देखते हैं एसीएफ का पेपर जो आपका 2019 में आया था, है ना, हुआ था 2021 में, मेंस हो गया था 1 में, है ना। तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग ऑफ इंडिया। तो क्या है, आपके 15 जोन में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, एग्रोक्लाइमेटिक बेसिस पे आपका डिवाइड किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आपको ये बता देना था। इन्वायरमेंटल इश्यूज इन एग्रीकल्चर, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है आजकल हम देख रहे हैं, आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, टेम्परेचर बोल लो, रेनफॉल बोल लो, पैटर्न में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर हमारा क्या कर रहा है, क्रॉप्स क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, वो आपको बताना है। देखो पर्टिकुलर एग्जांपल देने की जरूरत है, सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि जीएस का आंसर लिख के आ जाना है कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है एग्रीकल्चर में। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल्स देने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या है, हमारा जो मैच्योरिटी है या फ्लावरिंग है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते थे आप रोज में, ठीक है, ग्लैडियोलस में,
ठीक है, ये ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल देने की आपको जरूरत है। साथ ही इसकी वजह से क्या हो गया है, वीड की जो अडेप्टिबिलिटी है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो वीड अडेप्टिबल ही है, बट क्या हो गया है उससे क्रॉप्स पे उसका अटैक बढ़ चुका है। ठीक है, तो कंपटीशन वीड और क्रॉप का कंपटीशन बढ़ चुका है। ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल देने की जरूरत है आपको, जिसमें आप वीड का एग्जांपल दे सकते थे एमरेंथस अफेक्टिंग राइस क्रॉप, ऐसे एग्जांपल दे दिया आपने। ठीक है, एग्रोनॉमिक मेजर फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर क्या होंगे उसके लिए, वो आपको बताना है। वो वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है, साथ ही साथ हमारे क्रॉप्स के लिए भी कितना एसेंशियल है, वो आपने इसमें बताना था। और उसके लिए मैनेजमेंट के लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए आपके क्या मेजर लेते हैं वो बताने थे आपके। रोल ऑफ एक्सटेंशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखो एक्सटेंशन क्या होता है आपका, देखो हमारी क्या है क्रॉप्स में या फिर बोलो फार्मर, हमारे एग्रीकल्चर लैंड हो गया, एरिया हो गया, हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर जब वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के टाइम पे क्या कर रहे हैं हमारे फार्मर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा, हमारे साइंटिस्ट के पास। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, जो एक्सटेंशन क्या है, प्रॉब्लम्स को पहले तो हमारे को साइंटिस्ट के पास ले जाना है। किसकी प्रॉब्लम्स को, फार्मर की प्रॉब्लम्स को जो एग्रीकल्चर में फेस कर रहे हैं, वो कहाँ ले जानी है हमारे को, साइंटिस्ट के पास ले जानी है। एंड देन साइंटिस्ट जब उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, वो सॉल्यूशंस कहाँ पहुंचाने हमारे को, फार्मर्स के पास पहुंचाने हैं। तो ये वो बताना है मेरे को, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, या फिर एक्सटेंशन का रोल क्या है इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कैसे वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फार्म प्लानिंग एज अ टूल ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट आपका एक टॉपिक है, तो फार्म मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती, फार्म प्लानिंग कैसे हेल्प करती है फार्म मैनेजमेंट में। देखो प्लानिंग अगर आप फार्म की बहुत अच्छे से करेंगे, पूरा बजट फाइनलाइज करके रखेंगे, पूरे आपको रिसोर्सेज का एनालिसिस होगा, तो आप कैसे उनको पर्टिकुलरली अच्छे एरियाज में इंप्लीमेंट कर सकेंगे जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो आपकी फार्म प्लानिंग होगी, है ना। उसकी कैसे हेल्प करती है फार्म मैनेजमेंट में, वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना था इसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट हर क्वेश्चन आप क्या देखेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ के बाद सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से चूज करना है जो आप तीनों अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। देखो वाटर की सॉइल में एंड प्लांट में कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना था। डिस्क्राइब द डिफरेंस फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर एंड देयर सिग्निफिकेंस। वाटर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉइल में मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके मॉइस्चर और वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, सब सरफेस है ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी थी। एंड देयर सिग्निफिकेंस, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, जो आपका अंडरग्राउंड होता है वो, या सब सरफेस ड्रेनेज होता है वो आपके रूट के पास होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना था इसमें। ठीक है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, जब उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, आपको एक्सटर्नल कुछ भी हेल्प देने की जरूरत ना पड़े, फिर भी आपकी क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस हो पा रही है, तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी में वो आती है। डन। एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है आपकी, कि सॉइल में क्या कितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, कितना यील्ड देने की कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग देम। अब देखो इन दोनों फैक्टर को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है, आपकी क्लाइमेटिक, जैसे आपके टेम्परेचर, रेनफॉल है ना, ह्यूमिडिटी, आपकी सनलाइट, ये सब चीज़ें आपकी इफेक्ट करती है फर्टिलिटी पे भी एंड प्रोडक्टिविटी पे। साथ ही साथ आपकी विंड, देन आपके सॉइल की टाइप कौन सी है ना, एक्सपेक्ट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, ये सब चीज़ें आपकी क्या करती है, फैक्टर अफेक्टिंग बोथ सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। देन हाउ सॉइल इरोजन अकर्स, वेरियस टाइप वजह से आपकी सॉइल इरोजन होता है, विंड इरोजन की वजह से, वाटर की वजह से, वेरियस फैक्टर है सॉइल इरोजन के, वो आपको बताने हैं। देन एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, है ना, कैसे कंजर्व करते हैं आप, एग्रोनॉमिक मेजर्स होते हैं आपके, है ना, जैसे आप टेरेस फार्मिंग करेंगे, काउंटर बिल्डिंग करेंगे, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप ग्रीन मैन्यूरिंग करते रहेंगे जिसकी आपकी सॉइल की पकड़ अच्छी रहेगी, है ना, क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे, वेरियस टेक्निक है जिसकी साथ आप क्या कर सकते हैं, सॉइल की आप क्या कर सकते हैं, इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ आर एग्रीकल्चर रीजन्स डिलिनेटेड, है ना, किसकी बेसिस पे, एग्रीकल्चर के सॉइल की बेसिस पे, क्लाइमेट की बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिलिनेट करते हैं एग्रीकल्चर के रीजन्स को। व्हाट एग्रीकल्चर रीजन्स एग्जिस्ट इन इंडिया, कौन कौन से एग्रीकल्चर रीजन्स है वो एक्सप्लेन करने थे। देन एक्सप्लेन द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, क्या मेजर क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में, राइस, वीट मस्टर्ड हम करते हैं, राइस आपकी पल्सेस करते हैं, है ना, शुगर केन राइस करते हैं, देन वीट राइस शुगर केन करते हैं, वो आपके क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ पे कौन कौन से, वो आपको एक्सप्लेन करने थे। देन हमने जो नए हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी लाई है उसकी वजह से क्या क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस आए वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, देन व्हाट आर द मेजर इरिगेशन एप्लीकेशन टेक्निक्स
फॉर क्रॉप्स कौन कौन से टाइप से इरिगेशन करते हैं हम, फ्लो इरिगेशन है ना, बेसिन इरिगेशन, देन हम क्या करते हैं रो इरिगेशन करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, वो आपके इरिगेशन के टाइप्स हो गए। डिस्कस एंड डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन। देखो शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्रॉप की कब डिमांड है वाटर की, ठीक है। अगर आप पहले ही दे देते हैं पानी तभी भी विल्टिंग हो सकती है। विल्टिंग क्या, आपका ज़्यादा पानी की वजह से आपके पेस्ट भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, वीड ज़्यादा अच्छी ग्रो कर सकती है फास्ट, क्योंकि आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट तो प्लांट को मीट हो चुकी है, स्टिल वहाँ पे वाटर है तो स्टेग्नेशन हो सकती है, आपकी ऑक्सीजन आपकी रूट जोन को नहीं मिलेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप डिले करते तो विल्टिंग हो जाएगी, क्रॉप सूख जाएगी, तो उसके लिए आपको शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ कौन से मेथड से कैसे हम शेड्यूल करते हैं उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन, इन्यूमरेट इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन राइस। देखो पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ राइस आपको बताना था, कौन सी सॉइल पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, अपलैंड लो लैंड की कौन कौन सी वेराइटीज हमको यूज़ करनी है, देन हमारे को कितना टेम्परेचर पे इसको ग्रो करना है, खरीफ है कि राबी है, देन कौन सी वेराइटी हमारे को कहाँ यूज़ करनी है, कौन कौन सी टेक्निक, प्लोइंग कब करते हैं, वाटर कब देते हैं, अगर हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, है ना, एंड वीड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सब चीज़ों का अगर हम इसमें लिखना पड़ेगा हमारे को, तब होगा हमारा इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, है ना, पर्टिकुलरली इन राइस। Then what are the soil climatic and irrigation requirement for sugarcane cultivation। तो हमने पूरे शुगरकेन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करना था। देखो शुगरकेन हमारी बहुत लंबे समय तक रहने वाली क्रॉप है, लंबे समय तक रहने वाली, मतलब आपकी फील्ड में जब आप उसको ग्रो करते हो और उसको हार्वेस्ट करते हो, बहुत लंबी प्रोसेस है ये, तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग क्रॉप है आपकी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपकी। एक शुगरकेन, एक कॉटन, एक राइस, वीट, मेज, ये 5 क्रॉप तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पल्सिस में भी आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है। और एक आपकी नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको तो सेफ्लावर, सनफ्लावर, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती है। इन 5-6 एरियाज को आप कवर करेंगे तो उसके बाहर से क्रॉप्स नहीं आएंगी। देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस फॉर सेफ्लावर। देखो सेफ्लावर की आपने पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन कर देनी थी, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे आपके 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके कंपल्सरी क्वेश्चन पे, पार्ट 2 जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्लासेस और टाइप्स ऑफ सीड्स। देखो सिंपल है, टाइप्स ऑफ सीड्स कौन से होते हैं, क्लासेस कौन कौन सी होती है, न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, आपका सर्टिफाइड सीड होता है। तो आपको क्या करना था, ये क्लासिफिकेशन करनी थी इनकी, ठीक है। देन आपको बताना था कि कौन न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड प्रोड्यूस होता है, ब्रीडर सीड आपकी 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है, अजर ब्लू, टैग ब्लू, कौन से इन पे सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है कि नहीं होती है, प्रोड्यूस कौन करता है, ये सब आपको एक्सप्लेन कर देना था इसमें, ठीक है। इरिडेशन एज अ पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें क्या आपको एक्सप्लेन करना है, इरिडेशन का क्या मतलब है, जब हम रेडिएशंस देते हैं क्रॉप को ताकि हम उसकी क्या करें, शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, है ना। जैसे एग्जांपल आपका ग्रेप में हम क्या करते हैं, गामा रेडिएशन देते हैं ताकि क्या हो, उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो सके। तो वो कैसे एज अ मेथड है आपका पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट का। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब आपको अपनी वेस्ट नहीं करना है, पोस्ट हार्वेस्ट आपकी जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट के बाद उसको उसमें डिजीजेज ना आए, वो सेफ रहे, लॉन्ग टाइम तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। तो उसमें आपकी इरिडेशन कैसे हेल्प करती है, वो एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देना था। देन प्लांट ब्रीडर राइट एंड देयर इम्प्लीकेशन इन द सीड प्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडर राइट, फार्मर्स के क्या राइट है, ठीक है, और जो फार्मर्स के राइट है अगर हम उनको अच्छे से, मतलब उन पॉलिसीज को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे सीड प्रोडक्शन में कैसे हेल्प होती है, अगर उन पॉलिसी में हम चेंजेस आ रही है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सीड प्रोडक्शन पे, वो देखना था आपने यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पैरासिटॉइड्स। पैरासिटॉइड्स आपका क्या है, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग आपका पैरासाइट्स है ना, पेस्ट है। तो आपने ये देखना था पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं पैरासिटॉइड से, है ना। जो आपके लार्ज एनिमल्स होते हैं या जो अंदर आपके एनिमल्स होते हैं जो आपके अच्छे है आपके लिए, आपकी क्रॉप्स के लिए अच्छे, जो आपके पेस्ट को मार रहे हैं वो आपके पैरासिटॉइड्स है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है आपका, तो आपको वो एक्सप्लेन करना था इसमें। देन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। अब मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज क्या होता है आपका ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, क्रॉप की शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको वेस्ट नहीं करना है अपना फूड, और आपको क्या करना है, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है ताकि आप फूड सिक्योरिटी को मिटिगेट कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज चाहिए आपको। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं चेंज कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, आप साथ साथ में क्या कर रहे हो, गैसेज जो होती है इंपॉर्टेंट उनको भी मेंटेन कर रहे हो ताकि आपकी क्या हो, शेल्फ लाइफ बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन क्या करती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाती है तो आपकी क्या होती है, शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, और आपका जो फ्रूट है, जो आपका ईल्ड है वो खत्म हो जाएगा जल्दी, आपकी जो फ्रूट है वो खत्म हो जाएगा। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सीजन के लेवल को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर एज वेल एज गैसेज को रेगुलेट कर रहे हैं। डन, ये एक्सप्लेन करना था आपको। देन व्हाट इज हेट्रोसिस, है ना। हेट्रोसिस हाइब्रिड विगर आपका प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार एचएस के मेंस में भी आए हैं, ऑप्शनल में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लांट ब्रीडिंग, इस पर आपको बहुत फोकस करना है,
ठीक है। हेटेरोसिस क्या होता है, जब आपकी जो प्रोजेनी है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपके पेरेंट्स से क्या होती है, थोड़ी सी बेटर होती है, उसको हम हेटेरोसिस बोलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट एंड डेवलपिंग कमर्शियल हाइब्रिड अंडर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। आपकी जो मेल स्टेरिलिटी होती है 3 टाइप की होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड थर्ड होती है आपकी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो उसके अंडर हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं प्लांट की, एंड सेकंड ऑफ ऑल मेंटेनेंस के साथ हम कमर्शियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करना था। देन इन विच ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ कमर्शियल हाइब्रिड्स, 3 काइंड होते हैं कमर्शियल हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के, कौन कौन से, सिंगल क्रॉस होता है, 3 वे क्रॉस होता है, डबल क्रॉस होता है। इन तीनों में से कौन सा आपका मैक्सिमम हेटेरोसिस एक्सप्रेस करता है वो आपको एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल। तो ये इजी क्वेश्चन था अगर आपने हेटेरोसिस पढ़ा है। ठीक है, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ आपका पार्ट 2 का बोल लो या पेपर 2 बोल लो एचएस का, और एसीएफ का पार्ट 2 बोलो, तो मेंडल लॉ पहला टॉपिक आता है आपका जेनेटिक्स में। ठीक है, देन इलिस्ट्रेट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड मल्टीफैक्टर हाइपोथेसिस, जो उसने दी थी उसको आपको इलिस्ट्रेट करना है विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट इज लिस्ट बायोटिक एंड अबायोटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस, है ना। बायोटिक लिविंग जैसे पेस्ट हो गया आपके, वो क्या कैसे डिजीज करते हैं, अबायोटिक स्ट्रेस हो गया, क्लाइमेटिक स्ट्रेस हो गया, कैसे वो प्लांट डिजीज करते हैं। देन गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय डिजीज एंड सिम्टम टाइप्स। देखो मेजर प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम डिजीज की, अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन डिजीज की हम कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लासीफाई करते हैं कि डिजीज सॉइल बॉर्न है या एयर बॉर्न है। देन हम क्लासीफाई करते हैं कि डिजीज कितना एक्सटेंट तक फैली है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है। ठीक है, इसी की तरह से हम 2-3 क्लासिफिकेशन और करते हैं। देन उसके सिम्टम्स बताने थे, एयरबॉर्न के क्या सिम्टम होते हैं आपके, देन आपके सॉइल बॉर्न के क्या सिम्टम्स होते हैं, एपिडेमिक के क्या सिम्टम्स है, पेंडेमिक के क्या सिम्टम्स है, एपिडेमिक कब बोलते हैं उसको। तो ये एग्जांपल था आपका। ठीक है, ड्रॉ द डिजीज साइकिल ऑफ एप्पल स्कैब डिजीज। देखो एप्पल स्कैब डिजीज आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, देन उसकी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है वो बताना था आपको। देन आपको उसकी साइकिल ड्रॉ करनी थी कि कैसे कैसे और कॉजिंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करता है ना। जब वो जैसे क्रॉप, अब जैसे मान लो आपका क्रॉप का पीरियड कौन सा है, अब आपका डोरमेंसी का टाइम है, क्रॉप आपकी लैंड में नहीं है, तो वो कहाँ सर्वाइव करता है, किस फॉर्म में सर्वाइव करता है आपका डिजीज, और जब क्रॉप डेवलप हो जाती है तो कैसे वो उसमें फिर से ट्रांसफर होता है, वो आपकी क्रॉप साइकिल ऑफ एप्पल बतानी थी आपने। ठीक है, देन डिस्क्राइब प्रॉमिसिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, अगर आप सिंपली भी आपको सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आता है पेस्ट कंट्रोल करने के, आप वो भी लिख दोगे शुगर केन में, तभी भी काफी हद तक वो रेलेवेंट होंगे। पर्टिकुलर शुगर केन का लिखना होगा अगर आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, स्पेशली शुगर केन के अगर आपको पेस्ट पता हो, उन 1-2 के नाम पता हो, तो आप कंट्रोल मेजर उनके बायोलॉजिकल लिख सकते हो, तो आपका क्या हो जाता है, आंसर रेलेवेंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी लिख दोगे और वहाँ लिख दोगे शुगर केन के भी है, तब भी वो रेलेवेंट हो जाते हैं। बस पर्टिकुलर एग्जांपल होगा तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। ठीक है, देन डिस्कस द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ गुआवा और एप्पल फॉर द कमर्शियल वेंचर। अब ये एप्पल और गुआवा पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस वाला हॉर्टिकल्चर का टॉपिक आ गया। पूरा आपको बताना था कि कैसे आपका गुआवा और एप्पल को ग्रो किया जाता है ना, क्या सॉइल चाहिए हमारे को, चिलिंग इंजरी से बचाना है, चिलिंग आवर कितने चाहिए, सारी चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। देन डिफाइन लैंडस्केपिंग एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है, जब आप किसी भी एरिया का ब्यूटिफिकेशन करते हैं, इन्हांस करते हैं उसकी ब्यूटी को, है ना, उसको लैंडस्केपिंग बोलते हैं। एंड उसके प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या हमको उसको मोनोटोनस रखना है या फिर हमको फीचर्स को बहुत डाइवर्सिफाई करना है, कैसे उसकी यूनिक टोन होनी चाहिए, लाइटिंग की कैसे होनी चाहिए, अच्छी कैसे लगेगी लाइटिंग, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखनी थी। ठीक है, देन गिव द स्टेटस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। स्टेटस का क्या मतलब है, कैसे हमारी करंट सिचुएशन क्या है हमारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की इंडिया में। करंट अगर आप देखें तो क्या है कि 35 to 40% लॉसेज हम फेस करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी बहुत वीक है, कोल्ड चेंज नहीं बनी हुई है, हमारी कोल्ड वैल्यू चेंज नहीं बनी हुई है, ये लिखना था करंट स्टेटस में। देन हाउ डू यू फोरसी फ्यूचर डेवलपमेंट टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन द कंट्री। कैसे देखते हैं आपकी क्या डेवलपमेंट हो रही है, आप गवर्नमेंट की स्कीम देख सकते थे, वो लिख सकते थे गवर्नमेंट पुश कर रही है, कोल्ड चेन डेवलपमेंट कर रही है। आपकी इकॉनमी सर्वे में, हिमाचल की इकॉनमी सर्वे में कई सारे कोल्ड चेन्स बन रहे हैं, तो वो लिख सकते थे आप पर्टिकुलरली। देन सजेस्ट स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट द प्रेजेंट प्रॉब्लम। आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं, तो उसमें आप डाल सकते हैं कि हम कोल्ड चेन्स बना रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को ट्रांसपोर्टेशन, देखो बहुत सारे लॉसेस सिर्फ फील्ड में ही नहीं होते, उसके साथ साथ लॉसेस कहाँ होते हैं, प्रोसेसिंग में भी होते हैं। प्रोसेसिंग की हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, देन हमारे पास क्या नहीं है, स्टोरेज की इक्विपमेंट्स नहीं है, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, देन स्टोरेज में भी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जहाँ पे हम टेम्परेचर को मॉडिफाई कर सके। उसके अलावा हमारे पास जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी लॉसेज हो रही है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी जो हम ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं उनमें भी कूलिंग फैसिलिटी या रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मिटिगेट कर पाएंगे हम इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस ऑफ
ACF का पेपर। तो अगर अब हम जब एनालिसिस कर पाए तो हम ये देख पाए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि आप फर्स्ट पेपर को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, सेकंड पेपर के आप मेरे हिसाब से जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और आप थर्ड टॉपिक अगर ले लो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर उन 3 पे भी फोकस करते हो, वहाँ से सीड भी है एक फोर्थ, अगर इन 4 पे आप फोकस करके आप पेपर को बहुत आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप हॉर्टिकल्चर और प्लांट फिजियोलॉजी में अगर जाओगे तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, और बहुत डेप्थ में जाके वो कवर करने पड़ेंगे। बट ऐसा है कि अगर आपको वो भी कवर करने हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, कंपल्सरी टॉपिक्स तो आपको अच्छे से लिखने हैं, उनमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और कंपल्सरी टॉपिक्स से आपके टोन सेट करते हैं कि इसको कितना आता है, कितना पता है नॉलेज में, ठीक है। तो उन सबको कवर करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज लाई है, जिससे आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी, आपका टाइम कम लगेगा आपको सिलेबस ढूंढने में, सिलेबस कवर करने में। उसके लिए हमने आपके लिए टेस्ट लाया है, जो कि आपके 10 टेस्ट रहेंगे, उनका पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा। ये आपकी डेट्स है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो डेट्स है आपके 10 टेस्ट की, वो कैसे डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टेस्ट जो होगा आपकी उसमें आपकी 4 यूनिट्स आएगी, सेकंड टेस्ट में आपकी ये 4 यूनिट्स आएगी, थर्ड टेस्ट में नेक्स्ट 4 यूनिट्स एंड फोर्थ टेस्ट में नेक्स्ट 4 यूनिट्स, टोटल 16 यूनिट्स है, ठीक है। पार्ट 1 में आपकी ये 2 यूनिट्स, ये 2 टेस्ट कवर कर लेगा, पार्ट 2 ये कवर कर लेगा। देन आपका जो 5th टेस्ट होगा वो फर्स्ट 2 टेस्ट का, जो फर्स्ट 2 टेस्ट है वो सारा सिलेबस होगा, 6 टेस्ट सेकंड थर्ड 4th टेस्ट का पूरा सिलेबस होगा, एंड 7 to 10th आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये भी फुल लेंथ टेस्ट है, बट ये सेक्शनली डिवाइड किए गए हैं ताकि आपकी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा डेप्थ में, हर टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में और हर टॉपिक कवर हो सके और बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपकी रिवीजन हो सके। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। इसमें क्या होगा कि आप जब इनको सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। एक पेपर में आप देख लो फर्स्ट क्वेश्चन 5 कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं, देन 4 नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो उसमें 3 क्वेश्चन और है, देन 5th क्वेश्चन फिर से 5 क्वेश्चन कंपल्सरी, एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फिर से 3 क्वेश्चन। तो कितने सारे पेपर, कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, हर टॉपिक से इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे। मेरे को लगता नहीं कि इसके बाहर से पेपर आएगा फिर, ठीक है। ये आपका सैंपल पेपर है, जो फर्स्ट मॉक पेपर है हमारा, वो सैंपल देख सकते हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे हमारा उसी पैटर्न पे है, एंड साथ ही साथ आपका जो लेवल है पेपर का वो काफ़ी हाई अच्छा होगा, ताकि आपका क्या हो, पेपर अच्छे से चेक हो सके। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल, ये आपका क्या करेगा, चेंज करेगा आपके स्कोरिंग को। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारी जो इवेल्युएशंस है वो क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ का आपका अच्छे से इवैल्यूएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से कॉपी इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपकी एक लाइन को रीड किया जा रहा है, एक लाइन को, और हर एक जगह पे आपको सजेशन दिए जा रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे थे, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे थे, पर फिर भी एक और पॉइंट्स बता दिया गया कि ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो इन्होंने इनके सब एक चीज़ पढ़ी गई और बताया गया कि सब चीज़ें आपने लिखी, एग्जाम्पल भी दिया है, बट एग्जाम्पल में आप ये पॉइंट भी लिख सकते थे, ठीक है, पीएच भी लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से डाली है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 15 जोन इन्होंने डाल दिए और 15 जोन के नाम लिख दिए। बट अगर आप सोचो, इसकी जगह मैप कैन बी एडेड लिखा है टीचर ने, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। अगर आप मैप बना देते और मैप में दिखा देते कि वेस्टर्न हिमालय का है, अब देखो हमारे को यहाँ से पता तो चल रहा है कि इनको पता है 15 जोन है, 15 जोन है, बट ये नहीं पता चला ना कि वेस्टर्न हिमालय का है, ईस्टर्न हिमालय का है। अगर यहाँ मैप हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। हाईलाइट और बॉक्स मीन हेडिंग्स, ठीक है, इससे आपका मतलब एक टॉपिक को पढ़ा जा रहा है, अच्छी सी वैल्यूएशन हो रही है, और बच्चों ने अब लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इनको अच्छी एज मिल रही है, ये इंप्रूव भी कर रहे हैं डे बाई डे। नेक्स्ट में इनकी और इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, देखना, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन का है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, आपके एग्रीकल्चर की तो टेस्ट सीरीज आपकी आई है, मॉक टेस्ट आया है। इसके अलावा आप हॉर्टिकल्चर की भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं हमारे से, और एनवायरमेंट की भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 2 ऑप्शन लेने हैं ना आपको, ठीक है। तो ये है आपका पेपर 1 की, आपकी ACF की पेपर की एनालिसिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल की, ठीक है। और कल मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि HS के इस बार के ऑप्शनल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपके ACF के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप HS की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट HS में अगर आप चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर ऑप्शन ले, तो उसमें आप कैसे मार्क्स फेच कर सकते हैं और कैसी आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्रीकल्चर ऑप्शन की फॉर 2026, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पेपर में। एंड साथ में अगर आपको एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है, ठीक है, हमारा कोर्सेज है ना, और 1 दिसंबर से हमारे बैच भी बैठ रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिर्फ आपका HS के लिए नहीं, UPSC के भी कवर कर रहा है, ACF के लिए भी कवर कर रहा है। और वो बच्चे जिन्होंने आपका HS प्रिपेयर कर लिया है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया है HS के लिए, बट इस साल उन्होंने मेंस दिया है या मेंस नहीं दे पाए हैं और देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, और एग्रीकल्चर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो भी हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर HS के लिए भी, मेंस के लिए भी, हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी मॉक टेस्ट है। ACF के भी लग चल रहे हैं, और आप ऑप्शनल फॉर HS मेंस के लिए भी लग ले सकते हैं। तो प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, उसमें भी आपकी इवैल्यूएशन इन सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।